हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस बाय आर के सिंघल। लीगल एडवाइस बाय आर के सिंघल चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का चैनल लीगल एडवाइस बाय आर के सिंघल आपको समय समय पर लो कैटेगरी के टॉपर्स से इंटरव्यूज के थ्रू मिलवाता है, कोशिश करता है उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने के, ताकि ये जो हमारा ऐप है लॉ कंपटीशन क्लासेस, इस पर कि हम लॉ के कंपटीशन से रिलेटेड क्लासेस को लेते हैं। कभी यूजीसी नेट के लिए, कभी जेआरएफ के लिए, कभी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, कभी जुडिशियल सर्विसेज के लिए, कभी एपीओ के लिए। और इसमें जो लीजेंड्स हैं, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आज लीजेंड्स हो गए हैं, दे हैव बिकम लीजेंड्स बिकॉज दे हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस एंड दे हैव गिवन मार्वलस रिजल्ट्स। तो आज इस कैटेगरी में हमारे साथ श्रेष्ठ वीर सिंह चौहान जी हैं, जिन्होंने राजस्थान का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि मार्च 2023 में हुआ और उसका रिजल्ट मई 2023 में आया, इसको क्वालिफाई किया है। इट इज ए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इससे पहले इन्होंने एक नेशनल लेवल टेस्ट जैसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो इंडिया का सबसे मार्वलस, सबसे बड़ा नेशनल टेस्ट है, उसको क्वालिफाई किया विद 80% मार्क्स। मेरी बहुत बहुत कैंग्रेचुलेशंस श्रेष्ठ वीर सिंह चौहान जी को, जिन्होंने पहले जेआरएफ में और उसके बाद सेकंड बार राजस्थान का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जनरल कैटेगरी कट ऑफ से काफी हायर मार्क्स में जाकर के क्वालिफाई किया, और एक अपना नया अचीवमेंट उसके अंदर जो है बनाया, क्योंकि 60% पर क्वालिफाई हुआ एंड ही हैज गोट 70% मार्क्स। है ना। तो मिलते हैं श्रेष्ठ वीर सिंह चौहान जी से, वो अपने बारे में आपको बताएंगे। तो श्रेष्ठ वीर सिंह चौहान जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और आपका बहुत बहुत वेलकम टू दिस चैनल फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। तो श्रेष्ठ वीर सिंह जी चौहान, आप हमारे लर्नर्स को अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी तैयारी के बारे में थोड़ा सा बताएं। Uh, Thank you, sir, and good evening to all the students who are listening to this video. Uh, I have previously also talked to sir when I cleared NET, and sir has guided me throughout my journey of NET as well as SET. And तैयारी एंड प्रिपरेशन ऐसा है कि मोस्टली आई हैव फोकस्ड ऑन द नेट सिलेबस बिकॉज द सिलेबस ऑफ नेट एंड सेट इज ऑलमोस्ट द सेम. इट इज एक्चुअली एग्जैक्टली द सेम. सो डिफरेंटली मैंने कोई अलग से प्रिपरेशन सेट एग्जाम की करी नहीं, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द एग्जाम्स वाज आल्सो very short span of days, like 7 to 14 days. On 12th March, I think it was net exam, and 26th it was Rajasthan set exam. So basically I was just focusing on the net की जो भी law की जो units थी plus paper one, both I was focusing. सर की क्लासेस मैंने अटेंड करी जून 2022 से. रेगुलरली सर की क्लासेस मैंने अटेंड करी है. सर के जो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उनसे भी मैं हमेशा इंस्पायर होता रहा हूँ, उनसे को मैं फॉलो करता रहा हूँ, उनको देखता रहा हूँ. और सर की गाइडेंस और सर की ब्लेसिंग्स और मदर फादर की ब्लेसिंग्स की बदौलत में आज राजस्थान सेट मैंने क्वालिफाई किया है. और इसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड अपना एक्सप्रेस करूंगा सर को जरूर. तो थैंक्स श्रेष्ठ वीर जी। थोड़ा सा श्रेष्ठ वीर जी अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी ईयर में आपने एलएलबी की एलएलएम किया। और थोड़ा सा ये भी बताएं कि जैसे आपने कहा कि माय ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स आर आल्सो विद मी, तो अपने पेरेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा हमारे लर्नर्स को बताएं। जी सर. मेरा बैकग्राउंड सर, एक्चुअली आई बिलोंग टू शाहपुरा भिलवाड़ा. And currently I am residing in Udaipur. I have done my graduation from Mohanlal Sukhade University, Udaipur, and my post graduation as well from Mohanlal Sukhade University, Udaipur, in the year 2022. I have done my LLM in constitutional law. And पेरेंटल बैकग्राउंड मेरा ऐसा है. फादर मेरे जुडिशियल सर्विसेज में हैं, डीजे कैडर में जुडिशियल ऑफिसर हैं. मदर मेरी लेक्चरर रही हैं एजुकेशन कॉलेज में. एमएड उन्होंने किया था, फिर वो बीएड स्टूडेंट्स को टीच भी करती थी. एंड दैट्स प्रीटी मच इट. तो कहने का मतलब ये है कि जो श्रेष्ठ वीर सिंह जी हैं, उनको एक गॉड की ब्लेसिंग्स के रूप में एक ऐसी फैमिली भी मिली जो अपने आप में एक इंटेलेक्ट फैमिली कही जाएगी, बिकॉज हिज फादर इज ए जुडिशियल ऑफिसर एंड ही इज सेइंग दैट हिज मदर इज आल्सो ए प्रोफेसर ऑफ ऑफ एजुकेशन, है ना, इन द यूनिवर्सिटी। तो ये गॉड की ब्लेसिंग्स ही है उनके साथ में, मैं कहूंगा। और इस समय आपके मैरिटल स्टेटस क्या है? आप वर्किंग है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है? इसके बारे में थोड़ा सा बताओ।
आई एम अनमैरिड सर। आप अनमैरिड हो, तो कहने का मतलब है कि आप फुल्ली अपना टाइम अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं, अभी ये स्थिति है आपकी। और मैं समझता हूँ कि शायद आपकी एज भी 25-26 ईयर्स के आसपास अभी रही होगी। और आपके हाँ। पास जो है इस समय दो दो सफलताएं, एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप के फॉर्म में, और दूसरी जो है राजस्थान के सेट के एग्जाम के फॉर्म में आपके पास है। तो आगे आपके क्या टारगेट्स हैं, अब आप आगे क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ? यू वांट टू, मेरा सर मेन गोल। कि आपके फादर जज जुडिशियल ऑफिसर हैं, या आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप टीचिंग करना चाहते हैं, आपके क्या टारगेट्स हैं लाइफ में, इसके बारे में? जी सर, एक्चुअली मैंने जुडिशियल सर्विसेज भी दिया था, मेरा कुछ एक नंबर से मेंस में 4 और 5 नंबर से मेरा रह गया था। बट माय इंटरेस्ट सर इज ऑलवेज बीन टीचिंग। मेरा शुरू से इंटरेस्ट एकेडमिक्स में ही रहा है, मैंने एकेडमिक्स को ही फोकस टारगेट करके मैं हमेशा से चला हूँ। जुडिशियल सर्विसेज भी मैंने दिया बिकॉज अपेरेंटली द कोर्स इज सेम प्रीटी मच, सो आई गेव जुडिशियल सर्विसेज ऑल्सो। बट मेन फोकस जो है वो हमेशा मेरा प्रोफेसरशिप रहा है। मैं करेंटली पीएचडी के लिए भी आपका वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, इंटरेस्ट है कि मैं पीएचडी भी करूँ। जी सर। थोड़ा सा वीडियो शायद डिस्टर्ब हुआ था बीच में। आपने कहा कि मैं जो हूँ अच्छा। पीएचडी करना चाह रहा हूँ, और मेरा जो है प्रोफेसरशिप के लिए थोड़ा सा जो है फोकस है। नहीं, अब ठीक है जी सर, करंटली। मेरा मेन। जी सर। हाँ, बताइए बताइए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी सर, मेन फोकस सर मेरा प्रोफेसर बनना ही है, मेरा हमेशा से इंटरेस्ट हो ही रहा है। आई थिंक दैट टीचिंग इज ए वेरी नोबल प्रोफेशन एंड आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग सर। इट इज माई पैशन, इट इज माई हॉबी। सो आई एम कीनली I really believe in the idea that teaching can change the minds of young people. So I really want to pursue being a professor, and I am interested in doing PhD as well. एक श्रेष्ठ भी जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कितने घंटे किसी भी लर्नर को अपनी तैयारी करनी चाहिए, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए, किस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, और ताकि उसको भी सफलता मिले अपनी स्टडीज में, इसके बारे में थोड़ा लर्नर्स को बताएं, क्योंकि जो नए लर्नर्स हैं स्टडी करने वाले, वो ये जानना चाहेंगे कितने घंटे में पढ़ना चाहिए। दूसरी चीजें, जैसे आपने हमारी क्लासेस की हैं, जो क्लासेस का मटेरियल है, क्या उतने में ही अपने आप को लिमिटेड रखना चाहिए, या अदर मैटर को भी रेफर करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा लर्नर्स को बताएं, कितना समय कितना देना चाहिए और कितनी तैयारी उनको करनी चाहिए। जी सर, मैं सर एक्चुअली मेरा सॉरी स्टडी शेड्यूल जो था सर, वो मैं 7 to 8 आवर्स डेली स्टडी करता था, जिसमें मैं 5 to 4 आवर्स में पेपर 2 को देता था, लॉ को, बिकॉज लॉ का जो कोर्स है वो थोड़ा वास्ट है, प्लस लॉ इज ए वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट एंड उसमें से 100 क्वेश्चंस आते हैं। सो 4 to 5 आवर्स मैं लॉ को देता था एंड 2 to 3 आवर्स में डेली फर्स्ट पेपर को देता था, जिसमें मैं मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करता था। मैथमेटिक्स मेरी फ्रॉम द स्कूल टाइम मेरी अच्छी रही है, मेरी 12th में साइंस मैथ्स ही थी। इस वजह से तो मैथ्स में मेरे को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ा, तो दूसरे सब्जेक्ट जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, रिसर्च एप्टीट्यूड हुआ, एंड इन्वायरमेंटल साइंस वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी, बिकॉज इन्वायरमेंटल साइंस कोई फिक्स्ड कोडिफाइड नहीं है, या कोई फिक्स्ड उसका एरिया नहीं है कि आप ये चीजें पढ़ ले तो आपको इन्वायरमेंटल साइंस हो जाएगा। इट्स रियली वास्ट। सो इन्वायरमेंटल साइंस मेरे लिए एक चैलेंज था, हायर एजुकेशन मेरे लिए एक चैलेंज था। तो मैं 2 to 3 आवर्स रोज इनको देता था, जिसमें मैं 10 10 जो यूनिट्स थी सारी की सारी मैंने कंप्लीट करी। एंड लॉ को मैं 5 to 6 आवर्स देता था, जिसमें मैं कुछ बुक्स थी, सर के वीडियोस थे, मैं समय समय पे सर से भी गाइडेंस लेता रहता था पर्सनली, और सर के वीडियोस देखता रहता था। कुछ मैं सजेस्ट करता हूँ कि कुछ कमेंट्रीज आप, जैसे फॉर एग्जांपल अनकोडिफाइड लॉज है, जूरिस्प्रूडेंस हुआ, इंटरनेशनल लॉ हुआ, उसकी आप कमेंट्रीज अगर आप थोड़ी सी पढ़ें तो उससे भी आपका कुछ बेसिक क्लियर होगा। बिकॉज मैंने जितने लोगों से बात करी वो सब यही कहते हैं कि यार जूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ पढ़ नहीं सकते, कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू अप्रोच इट। So I already said कि in jurisprudence and international law go on concepts. If you have cleared the concepts, then you can easily approach it. Other than that, codified जो है उसकी मैंने मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदू लॉ है, इसको मैंने मोस्टली बेरेक्ट से अप्रोच किया है, क्योंकि मेरा हमेशा से ये रहा है कि अगर बेरेक्ट आप कर लेते हैं तो उसमें लेजिस्लेचर की इंटेंट भी आ जाती है, सो नो एग्जामिनर कैन गो बियॉन्ड द intention of legislature. So I think Berect is sufficient in the codified laws, and commentaries you can refer in uncodified laws. तो कहने का मतलब ये है कि श्रेष्ठ भी जी ने आपको बताया कि 6 to 8 आवर्स उन्होंने डेली पढ़ाई की, 4 to 5 आवर्स का उन्होंने एक टाइम स्पेंड लॉ के लिए रखा, 2 to 3 आवर्स पेपर फर्स्ट के लिए उन्होंने स्टडी की। तो इस तरह से अगर हम समझें तो कम से कम 8 आवर्स की डेली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी दोनों पेपर्स की तैयारी के लिए।
दूसरी चीज जो श्रेष्ठ वीर जी ने बताई कि जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास रहे, जैसे उनके पास मैथ से एज ए सब्जेक्ट रहा, तो उस पर उनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जो यूनिट्स आपकी तैयार नहीं है, जैसे एनवायरमेंटल लॉज उनके लिए तैयार नहीं था, या टीचिंग एप्टीट्यूड उन्होंने शायद कोई स्टूडेंट कभी भी नहीं पढ़ता, तो उसके ऊपर उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो अनकोडिफाइड लॉ है, जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल लॉ है ना, इसको ऊपर आपको ज्यादा जो है फोकस करना पड़ेगा। इन कोडिफाइड लॉज के लिए जो डायरेक्ट है इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन है, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट, जो आपको क्लियर हो जाती है फ्रॉम स्टडिंग द डायरेक्ट। इसके अलावा सिस्ट जी ने एक और अच्छी बात बताई कि जेआरएफ की तैयारी, नेट की तैयारी हो, या किसी भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो सेट की एग्जाम की तैयारी, किसी भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी अपने आप ही आपकी कंप्लीट हो जाती है ना, क्योंकि सेम इन्होंने कहा कि एग्जैक्टली सेम है सिलेबस। इधर उन्होंने जेआरएफ का पेपर दिया, उसके 10 डेज बाद ही बिल्कुल राजस्थान का पेपर दिया, एंड ही हैज गोट सक्सेस इन दैट एग्जाम आल्सो, है ना। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन वीर जी को, जैसे कि वो अपना एक करियर बनाना चाह रहे हैं आगे प्रोफेसरशिप में, जल्दी उनको इसमें सफलता प्राप्त हो। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्म्स आ चुके हैं, श्रेष्ठ वीर जी आप उस पर अप्लाई भी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड, एंड आई थिंक दैट यू मस्ट have enrolled in that exam and you should also get succeed in that exam, ताकि आप दोबारा मेरे साथ इंटरव्यू टेबल में हो आफ्टर बीइंग क्वालिफाइड एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब्स, है ना। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। दूसरा मैं एक और अनाउंसमेंट आप सभी लर्नर्स के लिए करना चाह रहा हूँ कि न्यू दिसंबर बैच जो नेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैंने नया बैच स्टार्ट कर दिया है। जो लर्नर्स इंटरेस्टेड है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक्स टू श्रेष्ठ वीर सिंह चौहान फॉर गिविंग हिज टाइम टू गाइड अवर लर्नर्स, एंड मैं आगे चाहूंगा कि आपको इसी तरह से सफलताएं मिलती रहें और आप इसी तरह से जीवन में सफलताएं प्राप्त करें। थैंक्स श्रेष्ठ वीर जी। और कुछ आप थैंक हमारे यू लर्नर सर। को कहना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू सर फॉर गाइडिंग मी एंड फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स। द प्लेजर इज ऑल माइन सर। आपसे बात करने का अनुभव, आपसे सीखने का जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, उसके लिए मैं आपका थैंक यू कहना चाहूंगा। एंड अदर देन दैट, आई हैव ऑलरेडी सेड इन माय प्रीवियस वीडियो में भी मैंने सर ये चीज कही थी कि बिलीव इन योरसेल्फ। सेल्फ बिलीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप खुद में बिलीव करें और जैसे मैंने कहा 7 to 8 आवर्स अगर आप स्टडी करें, तो आई थिंक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। रेगुलर स्टडी, कंसिस्टेंसी, आई थिंक कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ बिलीफ, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। दैट्स प्रीटी मच इट सर। थैंक्स श्रेष्ठ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।